ओके, तो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने थर्मल एक्सपांशन पर कुछ थ्योरी डिस्कस की, लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन और वॉल्यूम एक्सपांशन, इस तरीके के कुछ डिस्कशन किए। और साथ ही साथ हमने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज भी डेवलप की, जैसे कि L2 इज इक्वल टू L1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये लीनियर एक्सपांशन के लिए। या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू L2 माइनस L1 इज इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा टी। सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मूला हम एरिया के A2 is equal to A1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। beta delta T. Also write change of area is equal to A2 minus A1, which can be now written as A1 beta delta T, and we even have for volume as V2 is equal to V1 1 plus Gamma. delta T. Change in volume is equal to V2 minus V1. सिंप्लीफाई करोगे आप इसको तो आंसर आएगा V1 Gamma delta T. In fact, alpha, beta, gamma are the coefficients of linear expansion, areal expansion, and volume expansion. And they are even related, something like this: alpha is equal to 2 alpha by 2 is equal to gamma by 3. Yeah, even we have 6 alpha is equal to 3 beta plus 2 alpha. gamma. If we just take a kind of proportion, alpha is to beta is to gamma, then it will be as such 1 is to 2 is to 3. तो ये पूरा डिस्कशन हमारा प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। अब आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ एडिशनल कंडीशंस को समझने की कोशिश करेंगे, खास करके बाईमेटालिक स्ट्रिप के बारे में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। ओके, वो एक एक करके न्यूमेरिकल मैं आपके सामने रखते जाऊंगा एंड वी विल डिस्कस ऑल द न्यूमेरिकल्स इन थरो डिस्कशन। जहां कैलकुलेशन सिंपल हैं, आप मैनेज कर सकते हो, वो मैं आप पे छोड़ दूंगा, और अगर कोई डिटेल कैलकुलेशन एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो आई विल गो फॉर इट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें हमें बताया जा रहा है कि लेंथ ऑफ द मेटल रॉड इज 27 एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 4 सेंटीमीटर। तो ये जो टेम्परेचर है हम ये T1 कह सकते हैं और ये L1 लेंथ है। नाउ दिस लेंथ इंक्रीजेस टू 4.02 centimeter. So let me consider this length as L1 and this length as L2. And the temperature now goes to 387 degree Celsius. तो हमें coefficient of linear expansion पता करना है. Means we are supposed to determine the value of alpha. सबसे पहले मैं change of length निकाल लेता हूँ, which I can get as L2 minus L1. So that is 4.2 minus 4. So that is 0.02 centimeter. If we need to convert, we can convert it into meter, लेकिन कुछ खास जरूरत नहीं रहती है। सेकेंड चीज मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे फिगर आउट करने के लिए कि भाई टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है। सो टेम्परेचर आई कैन मैनेज टू राइट एज T1 minus T2, that is 387 minus 27. So the difference of temperature is 360 degree Celsius. 360 degree. ठीक है। Now one thing is very interesting to remember here, कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर केल्विन में लो या डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस में लो, इक्वल आता है। आपको ये याद होना चाहिए, मैंने ऐसे लिखा के दिया था ना कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर टेकन इन केल्विन एंड डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर टेकन इन डिग्री सेल्सियस इज सेम, क्योंकि दोनों की स्केल की जो मार्जिन है दोनों की स्केल पर 100 डिविजन्स ही बने हुए हैं, है ना। सेल्सियस का 0, केल्विन का 273, सेल्सियस का 100, केल्विन का 373। तो दोनों का डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हमेशा सेम आता है, ये बात याद रखिए। और ये हमें हेल्प करता है कि बार बार कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कैलकुलेशन डिफरेंस पर ही करते हैं। तो हम एज इट इज सेल्सियस में काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं अल्फा फिगर आउट करना चाहता हूं,
अल्फा निकालना चाहता हूँ, तो आई हैव अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, चेंज ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। करेक्ट है? Yes. Yes. फॉर्मूला थोड़ा रिकॉल होना चाहिए आपको। तो अल्फा इज इक्वल टू, नाउ चेंज ऑफ लेंथ इज 0.02, 0.02. ओरिजिनल लेंथ इज 4 एंड डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज 360। नाउ इट इज अप टू यू, कैलकुलेट करिए, आंसर बताइए। एकदम आसान सा था ना? बोलिए कितना आ रहा है आंसर? 1.388. इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर बताना पड़ेगा, केयरफुली करिए। देखिए इस चीज को आप रफली ऐसे भी लिख सकते हो, 2 अपॉन 4 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर, ये 1 2, 5. ये -3। अब बाकी ये डिवीजन करके आप बताओ कितना आता है। 1/72, 2 और 4 काटो, 2 होगा, 36 इंटू 2 72, 1/72 इंटू 10 टू द पावर -3। कर लो ना सॉल्व, और जरा जल्दी करो। 0.013. मुझे 10 टू द पावर -3 में बता दो ना, 10 टू द पावर में बता दो ना, वो सब कन्वर्जन कर लो ना। तो 1.388 into 10 to the power -3. -3 कैसे आएगा यार, फिर गलत बोल रहे हो -5. यार। मुझे -5. अच्छा ठीक नहीं लग रहा है, -5. लेकिन मुझे अगर बताना पड़ रहा है तो इट्स नॉट गुड। 1/72 इंटू 10 टू द पावर -3। अब 1/72 करो तो वो खुद अपने आप में 0.0 कुछ आ जाएगा। Yes. तो आंसर क्या क्लेम होना चाहिए? 38. 38 इंटू 10 टू द पावर -5 -5. पर डिग्री सेल्सियस। यूनिट देखिए इसका, पर डिग्री सेल्सियस। ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ लेंथ यूनिट कट जाएगा, सिर्फ टेम्परेचर का यूनिट बाकी बचेगा, और टेम्परेचर फिलहाल हम लोग डिग्री सेल्सियस में गिन रहे हैं, तो पर डिग्री सेल्सियस। अब हमेशा याद रखिए कि जो अल्फा का वैल्यू होता है ना, वो बहुत कम होता है। यूजुअली जो नंबर्स इस्तेमाल होंगे वो 10 टू द पावर -5 के ऑर्डर के होंगे, याद रखिए। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। लेंथ ऑफ द मेटल रॉड इज 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 4.5 मीटर। तो ये टेम्परेचर हो गया हमारा T1 और ये लेंथ हो गई L1। Find the temperature of the find the temperature at which the length becomes 4.6। तो ये L2. L2 और ये अल्फा हमें यहाँ गिवन है। तो मैं सिंपली ऐसे लिखता हूँ, डेल्टा L इज इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा T। अब डेल्टा L हमें समझ आ जाएगा, 4.5 4.6 कितना हुआ? 0.1. 0.1. 4.5 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 इनटू डेल्टा T। तो छोटा मोटा कैलकुलेशन, डेल्टा T इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5। सो डेल्टा T इज इक्वल टू, इसको मैं 1 रीड कर लेता हूँ, इसको 12 और इसको 45। तो ये इधर से एक पावर कम हो गया, इधर से एक डेसिमल और, -7 ऊपर गया, +7 के हिसाब से देखें। सो दिस विल बिकम 1/45 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर 7. 6 नॉट 7, 6 हो जाएगा। यू कैन चेक इट। अब ये मल्टीप्लीकेशन करके आप मुझे बताओगे डेल्टा T आपको कितना मिल रहा है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पूरी कर लो एंड गिव मी अ फुल नंबर। यस 1.85 into 10 to the power 8. 8 कहाँ से ला रहे हो यार, ये नहीं। ऑलरेडी पॉजिटिव पावर है। अच्छा सिर्फ इसका नंबर बता दो, बाकी छोड़ दो, बाकी बाद में देखते हैं डेसिमल। 1.85. गलत कर रहे हो कैलकुलेशन।
1.85 कैसे आएगा? 1/45 इंटू 12। 0.00185. हाँ ऐसे बोलो ना, 0.185 0.00185. इंटू 10⁶। अब ये डेसिमल एडजस्ट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड फर्दर मोर 6। तो डेल्टा टी अगर मैं निकालता हूं तो ये हो जाएगा 1850, ठीक है, Yes. 1850। बट बेसिकली डेल्टा टी जो होता है ये होता है टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1850। अब T1 यहाँ ऑलरेडी हमें बताया जा चुका है 27, therefore T2 is equal to 1850 plus T1, which means 1850 plus 27। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? 27 ऐड करिए, 877. 1877 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज एन एक्सपेक्टेड आंसर। ओके, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये बिल्कुल थियोरी पेपर के हिसाब से पूछे गए हैं। कुछ भी टिपिकल नहीं है। सीधे सीधे फॉर्मूला इस्तेमाल करो, सब्स्टिट्यूशन करो, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल इवैल्यूएशन करो एंड गेट योर आंसर डन। अब आइए देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है। लेंथ ऑफ द रॉड, अच्छा कुछ कमेंट आया, अल्फा की वैल्यू में केल्विन है। अच्छा, गुड पॉइंट टू नोट। देखो यहाँ अगर अल्फा की वैल्यू में केल्विन है तो ये आंसर भी हमारा केल्विन आ जाएगा, नो वरी, डिग्री केल्विन चलेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग डिफरेंस पे काम करते हैं और केल्विन में डिफरेंस लेना या सेल्सियस में डिफरेंस लेना सेम नंबर आता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वी शुड टेक केयर दैट के जो यूनिट हमें दिया गया है उस यूनिट का हम इस्तेमाल करें। ओके, हाँ एक और बात, अल्फा की वैल्यू में अगर हम केल्विन का यूज कर रहे हैं, ओके, तो हमें ये सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। चलिए, तो यहाँ करेक्शन रिक्वायरमेंट है। तो ये जो T1 है, ये T1 हम 27 नहीं लिख पाएंगे। T1 जरा सोचिए कितना होना, 300 300. T1 होना चाहिए 300। अब एडिशन पूरी करें इसकी, बताएं क्या आंसर आएगा फिर। 2150. यस, 2150. 60 50. 50 15 50 sir. ओके 2150। चलिए, दिस इज एन एक्सपेक्टेड आंसर। ओके, दिस इज गुड पॉइंट टू नोट। चलिए अब ये कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया कि लेंथ ऑफ रॉड एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये टेम्परेचर मैं T1 मान लेता हूं, 10 सेंटीमीटर है, तो इसे मान लेते हैं L1। Find the length of the rod at 30 degree Celsius. So let's consider this as T2. But you see कि जो अल्फा आपको यहाँ गिवन है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो आपको याद होगा कि अगर अल्फा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बन जाता है तो उसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं, चेंज ऑफ लेंथ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, है ना, L1 Yes. अल्फा dt, और dt। यहाँ हम टेम्परेचर का क्लेम करते हैं T1 से T2। T1 से T2। अब L1 तो ठीक है, चलो कांस्टेंट है, नो इश्यूज। तो L1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जो रन होगा, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, इंटीग्रेशन जो रन होगा यहाँ पे वो सिर्फ अल्फा की इक्वेशन या अल्फा की जो कंडीशन हमें दी गई है उस पर रन होगा, और टेम्परेचर रन होगा T1 से T2 अल्फा dt। अब गिवन कंडीशन पुटअप करते हैं, तो चेंज ऑफ लेंथ इज इक्वल टू ये L1 जैसा है वैसे, या इनफैक्ट हम L1 की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। 10 तो L1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर लेंगे 10। पहला टेम्परेचर हम लोग लगाते हैं 20, अगला टेम्परेचर हम लोग लगाते हैं 30। इसकी वैल्यू हो गई 3t² प्लस 2t, ठीक है, और ये हो गया dt। सो देखिए ध्यान से, सो चेंज ऑफ लेंथ हो गई 10, 3t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3t³ सिंपली t³ हो गया, Yes, sir. है ना, yes प्लस 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, T square. 2t² बाई 2 यानी कि सिंपली हो गया t का स्क्वायर, T square.
रन हो रही है 20 से लेकर के 30। 30। ठीक है, अब ये लिमिट हमको दो बार बराबर से पुटअप करनी पड़ेगी। 20-30 लिमिट टी क्यूब के लिए भी पुटअप करनी पड़ेगी और 20-30 लिमिट टी स्क्वायर के लिए भी पुटअप करनी पड़ेगी। सो आई हैव चेंज ऑफ लेंथ 10। ध्यान से देखिए, 30 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब प्लस 30 square minus 20 square. स्क्वायर, नॉट क्यूब, 20 का स्क्वायर। नहीं क्यूब ही बराबर है। पहले टी क्यूब की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, फिर आगे टी स्क्वायर की जगह पे Square minus 20. स्क्वायर Square माइनस minus 20 का 20. स्क्वायर। ये ब्रैकेट सॉल्व करिए। आप 30 का क्यूब करिए 2700, 20 का क्यूब करिए 800, माइनस करें इसे, 30 का क्यूब करिए और ये वाले 30 का स्क्वायर करिए, ये वाले 20 का स्क्वायर करिए, 900 माइनस 400। तो पूरा सॉर्ट आउट करके बताइए चेंज ऑफ लेंथ कितना हुआ। 2400. 4000. 2400. कुछ बड़ा नंबर आ रहा होगा मे बी। पूरा सॉर्ट आउट करिए और 10 से मल्टीप्लाई भी करिए इसमें। 2400, sir. ओवरऑल यस, No, sir. No. 10 से पूरा ये 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1000. 1000 1000 around. ओके, दैट्स टू बिग आई गेस। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसको हमको टेम्परेचर की स्केल पर नहीं करना चाहिए, ऐसे ही इस न्यूमेरिकल को ले लेते हैं कि भाई इंटीग्रेशन करके चेंज ऑफ लेंथ हमने निकाली। ऐसे ही सोचना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आ रहा है ना। अब इतनी लेंथ चेंज हुई और ऑलरेडी लेंथ अपनी 10 सेंटीमीटर है, उसमें इतना बड़ा चेंज करो, मतलब इट्स जस्ट काइंड ऑफ एक थ्योरेटिकल कंडीशन हो गई, हाइपोथेटिकल बात हो गई। ओके, तो वी विल नॉट कंटिन्यू फर्दर विद दिस क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन से हमें ये समझना है कि अगर एक ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है जहां पे अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ सम टेम्परेचर, तो वी जस्ट नीड टू डू इंटीग्रेशन इन द गिवन सिचुएशन। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. Okay, let's go to the next question. एक ब्रास का रॉड है जिसका लेंथ 50 सेंटीमीटर है और डायमीटर 3 सेंटीमीटर है और इसको ज्वाइन किया गया है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने इसको कंबाइन कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, टू अ स्टील रॉड ऑफ सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर का ही लेंथ होगा और 50 का ही डायमीटर होगा। याद रखिए डायमीटर की बात चल रही है यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर। What is the change in length of the combination of the rod at 250 degrees Celsius if the original lengths were measured at 40 degrees Celsius? Okay, तो ये एक कंडीशन ऐसी है कि हमारे पास दो अलग अलग मटेरियल्स को हमने एक साथ जोड़ा। तो लेट्स से कि ये ब्रास वाला सेक्शन है बी और इसके आगे ये स्टील वाला सेक्शन है एस। इनिशियल लेंथ 40 डिग्री सेल्सियस पर मेजर हो रही है, फाइनल लेंथ जो हमें निकालनी है ये 250 डिग्री सेल्सियस पर निकालनी है। तो बेसिकली देखा जाए तो जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो 250 माइनस 40 यानी कि 210 डिग्री। ऑफ कोर्स हमें स्टील का अल्फा भी गिवन है और ब्रास का अल्फा भी गिवन है। अब देखो जो चेंज ऑफ लेंथ होगा ना, टोटल चेंज ऑफ लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन होगा, वो होगा ब्रास का चेंज प्लस स्टील का चेंज। क्या कहते हो? Yes, sir. जो भी टोटल चेंज होगा इसमें ब्रास में होने वाला चेंज और स्टील में होने वाला चेंज दोनों मिला के होगा। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के टोटल रॉड में जो चेंज हुआ वो 10 सेंटीमीटर का चेंज हुआ, तो हो सकता है उस 10 सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर ब्रास में हो गया होगा और 4 सेंटीमीटर स्टील में हो गया होगा। ऐसे मिला के टोटल चेंज निकाला जा सकता है। एम आई करेक्ट? Yes, sir. तो चेंज ऑफ लेंथ फॉर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ ब्रास अल्फा फॉर ब्रास और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर प्लस लेंथ ऑफ स्टील अल्फा फॉर स्टील एंड डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। करेक्ट? Yes, sir.
अब चूंकि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या है कि लेंथ ऑफ ब्रास और लेंथ ऑफ स्टील सेम है, गेटिंग द राइट, 50 सेंटीमीटर Yes, sir. पर्टिकुलर प्रॉब्लम में है, हर बार ऐसा होगा जरूरी नहीं है। तो मैं इसको L अल्फा बी डी टी प्लस L अल्फा एस डी टी ऐसे लिख रहा हूं पर्टिकुलर प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो L फैक्टर कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, अल्फा फॉर ब्रास प्लस अल्फा फॉर स्टील Alpha एंड for देन steel. टेम्परेचर का चेंज भी कॉमन ही है दोनों के लिए। Yes, sir. Yes, sir. तो बस खत्म हो गई बात। नाउ इट बिकम्स वेरी इजी। ये है 50, ये है 1, सॉरी ब्रास के लिए 2 इंटू 10 टू द पावर -5 प्लस 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 और टेम्परेचर का चेंज 210। सो दिस विल बिकम 50 इंटू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 210। सॉल्व करिए, 10 टू द पावर -5 बाजू में रखिए, 50 इंटू 3.2 इंटू 210, 36,750. 46750 इंटू 10 टू द पावर -5। अब -5 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना तो अपन इसको ऐसे पीछे ले लेंगे। 36 आता। अच्छा, कैलकुलेशन गलत करें, नहीं तुम गलत लिखे सर। तुमने 46 बोला ना, 36 नहीं, है क्या, 36. 36,750 करेक्ट है। Yes, sir. तो डेसिमल यहां से पीछे लो, 1 2 3 4 और 5, यू मे गेट एन आंसर 0.3675 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। यू मेक इट दिस मच इंक्रीमेंट। अब इसमें इंडिविजुअली किसमें कितना चेंज आया ये तो बोला ही नहीं इसने निकालने के लिए, सिर्फ इसने ये बोला कि टोटल कितना चेंज होगा लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। अब इसमें फर्दर जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा है फर्दर। वो पूछ रहा है क्या कोई स्ट्रेस आएगा क्या इसमें, ठीक है। 33600 ये आंसर है। Yes, sir. 33600, चेक इट आउट। Yes, sir. तुम गलत बोल रहे हो ना, क्या करते हो, क्या बता रहे हो आंसर, 33600 1 2 3 4 5 0.336 सेंटीमीटर। एनी हाउ आई वॉज ऑन अ पॉइंट कि इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग से चीज पूछा है कि क्या इसमें स्ट्रेस आएगा क्या, स्ट्रेस। अब एक बात नोट रखो कि स्ट्रेस उसी वक्त आता है जब किसी चीज में एलोंगेशन हो रहा है और हम उसे रोक रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक रॉड मैंने ऐसे 2 वॉल्स के बीच में लगा के रखी है, 2 वॉल्स लिए और दोनों वॉल्स के बीच में मैंने एक रॉड लगा के रखी है ऐसे। अब इस रॉड को अगर मैं हीट करने लग जाऊं, इसको मैं हीट कर रहा हूं, ठीक है। तो चूंकि मैंने इसको दोनों साइड से फिक्स करके रखा है, फ्री नहीं रखा है, दोनों साइड्स में इसमें वॉल्स हैं, दीवारें हैं और बीच में ऐसी रॉड लगा के रखा है। अब मैं इसको हीट कर रहा हूं तो ये एक्सपांड होने की कोशिश करेगी रॉड हीट करने की वजह से, लेकिन ये साइड की दीवारें इसको एक्सपांड होने से रोकेंगी, है ना। Yes. तो स्ट्रेस आएगा। लेकिन इमेजिन करो कि अगर एक रॉड हम ऐसे ही रखते हैं जिसमें साइड से कोई फिक्सिंग नहीं की गई है और अब हम इसे हीट करते हैं, तो हीट करने की वजह से ये रॉड एक्सपांड हो रही है लेकिन फ्री टू एक्सपांड है, एक्सपांशन फ्री में हो रहा है, दोनों साइड में उस पर कोई रुकावट नहीं है, तो उस रॉड में कोई स्ट्रेस ही नहीं आएगा। Yes, sir. जैसे इमेजिन करो तुम ऐसे दोनों दीवारों के बीच में फंस गए हो और अपने हाथ ऐसे फैलाना चाहते हो, तो स्ट्रेस आएगा तुम्हारी बॉडी पे, है ना। लेकिन अगर तुम ऐसे खुले में बैठे हो और अपने हाथ ऐसे फैलाना चाहते हो तो बॉडी पर कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, समझे। Yes. 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 Yes, sir. क्योंकि स्ट्रेस तो उसी वक्त आएगा ना जब हम फैलना चाह रहे हैं और रुकावट हो रही है। अब यहाँ Yes, पे sir. तो ये दोनों एंड्स तो फ्री हैं,
बाकायदा क्वेश्चन में इसने बोला फ्री टू एक्सपांड है ये, तो क्या इसमें कोई स्ट्रेस आएगा? नहीं। यस, नहीं। स्ट्रेस का आएगा आंसर सर। यहाँ पे है। अरे नहीं आएगा यार, अभी समझाया उसका पूरा उल्टा बोल रहा है तू। नो स्ट्रेस। यस सर। क्यों स्ट्रेस नहीं आएगा सोचो? एंड हाँ, फुल फ्री है फ्री। एंड्स फ्री है, एंड्स फ्री है, जितना चाहो उतना एक्सपांड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्शन है आप कह लो, या अगर कोई रुकावट है आप कह लो कि फैलना चाह रही है कोई चीज और आप उसको रोक रहे हो, दबा के पकड़े हुए हो और उसको फैलने नहीं दे रहे हो, तभी स्ट्रेस आएगा। ठीक है, करंट सिचुएशन में दोनों एंड्स कंप्लीटली फ्री हैं, ये रॉड जितनी मर्जी उतना एक्सपांड कर सकती है, चूंकि वो फ्री ही है एक्सपांशन के लिए, उस पर कोई रोक नहीं है, तो कोई स्ट्रेस बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं आएगा। समझ आ गई बात आपको? ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन टू रिमेंबर। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको केयरफुली। मैसेज नहीं करके अगर मुझे आप डायरेक्टली बोलें तो अच्छा रहेगा। हाँ, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, बिल्कुल इलास्टिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है। और इलास्टिसिटी में भी क्या होता है कि हम उस रॉड को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो रॉड इलास्टिक बिहेवियर की वजह से लंबा नहीं होना चाह रहा है, एलोंगेट नहीं होना चाह रहा है, हम जबरदस्ती करके खींच रहे हैं, तभी तो हम उसे स्ट्रेस बोलते हैं। यस सर। समझे बात को? यस सर। यस सर। नाउ टेकिंग टू द न्यू क्वेश्चन। मेटल रॉड है और उसका लेंथ हमको गिवन है 25 सेंटीमीटर, और ये एक्सपांड होता है 0.05 सेंटीमीटर से जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से हमने रेज कराया। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि किसी भी जनरल एक्सपांशन के लिए चेंज इन लेंथ ऐसे आती है ना, करेक्ट है? यस सर। तो मुझे बताओ पहली रॉड के लिए मैं क्या लिखूं? मैं अब डायरेक्ट डेटा में बात करता हूं। 0.05 इज इक्वल टू 25 अल्फा 1 इंटू 100, अगर मैं गलत नहीं हूं। यस सर। यस सर। ठीक है, so if we try to calculate the value of alpha 1, that will become 0.05 divided by 25 into 100. 100 मैंने ऊपर ले लिया, alpha 1 will be equal to 5 upon 25 into, if I'm not wrong, 1 2 3 4, यानी कि 10 to the power minus 4. यस सर। 5 upon 25 अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 upon 5 into 10 to the power minus 4. That makes alpha 1 is equal to 0.2 into 10 to the power minus 4. Alpha 1 is equal to 2 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius. तो ये अल्फा 1 का एस्टिमेशन हो गया। अब सेकंड क्राइटेरिया लगा हुआ। सेकंड, दूसरी रॉड है बी, 40 सेंटीमीटर उसका ओरिजिनल लेंथ है, 0.04 इतना एक्सपांशन मिलता है और टेम्परेचर यही चेंज होगा, रेज इन टेम्परेचर ये, फॉर द रेज इन टेम्परेचर 0 to 100। इसी फॉर्मूले को अगर मैं सेकंड रॉड पे लगाता हूं तो आई हैव टू राइट 0.04 इज इक्वल टू 40 अल्फा 2 इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर 100। यही फॉर्मूला यहां लगाया मैंने, ध्यान से देखा आपने? So now I can write alpha 2 is equal to 0.04 divided by 40 into 100. That make me write alpha 2 is equal to 4 upon 40 into 10 to the power minus 4, 1 by 10. 1 into 10. Alpha 2 is equal to 1 by 10 into 10 to the power minus 4. That makes me write alpha 2 is equal to 1 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius. अब ये कैलकुलेशन मैं समझता हूं कि आप मैनेज कर लेंगे, है ना? यस सर। अब हमने क्या किया, एक तीसरी रॉड बनाई है और जो थर्ड रॉड है उसका टोटल लेंथ तो 50 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें कुछ हिस्सा हमने ए का लगाया है और कुछ हिस्सा बी का लगाया है। जैसे क्वेश्चन हमें सजेस्ट कर रहा है कि सम पोर्शन वी हैव अटैच्ड फॉर ए एंड सम पोर्शन वी हैव अटैच्ड फॉर बी। और तीसरी रॉड का एक्सपांशन हो जाता है 0.03 सेंटीमीटर। टोटल एक्सपांशन की बात करें तो वो 0.03 सेंटीमीटर हो जाता है और टेम्परेचर का चेंज 0 to 50 है। अब एग्जैक्टली हमें ये नहीं पता ना कि हमने ए का कितना पोर्शन लगाया है और बी का कितना पोर्शन लगाया है, तो वही पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पोर्शन।
तो पता नहीं, मुझे मैं ऐसे ही बना देता हूँ कि भाई मैंने ए का कुछ हिस्सा लगाया ये और बी का कुछ हिस्सा लगाया, मुझे पता नहीं कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द पोर्शन ऑफ ए एंड दिस इज द पोर्शन ऑफ बी। ठीक। हावेवर मैं इतना जरूर लिख सकता हूं कि ए और बी का लेंथ अगर मैं मिला के सी की लेंथ निकालूं तो क्वेश्चन के हिसाब से लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू 50। 50. इतना तो मैं यहाँ देख ही पा रहा हूँ, ये देखो टोटल लेंथ उसका 50 है। करेक्ट है? Yes, sir. अच्छा, अब इसमें एक्सपांशन कितना होता है? 0.03. 0.03. 0.03। इतना एक्सपांशन इसमें एक्सपेक्टेड है। तो क्यों ना ऐसे लिखा जाए कि जो टोटल एक्सपांशन सी का मुझे मिलेगा वो ए का एक्सपांशन प्लस बी का एक्सपांशन होगा। सोचा Yes, जाए। sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा सोचो, सी में मुझे एक्सपांशन मिला टोटल 0.03। ए का एक्सपांशन का मतलब हो गया लेंथ ऑफ ए अल्फा 1 और चेंज ऑफ टेम्परेचर प्लस लेंथ ऑफ बी अल्फा 2 और चेंज ऑफ टेम्परेचर। है मैं करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Now let's continue with this। 0.03 is equal to लेंथ ऑफ ए तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अल्फा 1 मुझे पता है, दैट इज 2 into 10 to the power minus 5 into 50। अगर मैं ध्यान से देखूं into 50 होना चाहिए, चेंज ऑफ टेम्परेचर तो 50 है। Yes. sir. करेक्ट है? प्लस लेंथ ऑफ बी इंटू 1 into 10 to the power minus 5 into 50। क्या कहते हो? Yes, sir. Correct. है ना? तो इसमें से 50 और 10 to the power minus 5 तो कॉमन निकाले जा सकते हैं। Yes, sir. तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी, ठीक है, इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 तो मैंने कॉमन निकाला। तो पता चला 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू 0.03 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10 टू द पावर 5। Yes, sir. Yes. ठीक है। अब इसी चीज को मैं अगले पेज पे कैरी कर रहा हूं, वही चीज दोबारा लिखता हूं। 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू 0.03 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10 टू द पावर 5। तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी इज 3 by 5 into 10 to minus 7. 1 2 3 डिवाइडेड बाय 50। So 2 times of length of A plus length of B is equal to 60. I hope you're getting it. But अभी अभी हमने ये भी तो लिखा ना, length of A plus length of B is equal to 50 सेंटीमीटर। Yes, sir. Yes, sir. है ना? टोटल जो लेंथ है वो तो हमको बोला ही गया था। ये देखो टोटल लेंथ लिखते वक्त तो ये हमने क्लेम किया ही था, A और B की जो लेंथ है, A और B की टोटल मिला के तो 50 होनी ही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और यहां से अगर मैंने लेंथ ऑफ बी की इक्वेशन बना दी तो लेंथ ऑफ बी की इक्वेशन बनेगी 60 माइनस 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ए। तो लेंथ ऑफ ए प्लस 60 माइनस 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू 50। लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सॉल्व करने आप, और अगर लेंथ ऑफ ए 10 सेंटीमीटर आ जाता है तो इसको दोबारा यहाँ पे पुटअप करता हूं तो लेंथ ऑफ बी आ जाता है 40 सेंटीमीटर। Yes, sir. आया समझ में? नहीं Yes, sir. आया? नहीं आया? आया sir. Yes, sir. नहीं आया? अच्छा, क्या नहीं आया? Sir, what is? बोलो तो क्या नहीं आया, बात करता हूँ। समझा सर? Yes, sir. नहीं, किसी ने बोला ना नहीं आया समझ में, तो वो भी बता देते हैं भाई क्या नहीं आया। नो टेंशन, बोलो। यस, शुरुआत से देखो। पहले मैंने क्या किया, पहली वाली कंडीशन यूज की ना, अल्फा 1 निकाल ली। दूसरी रॉड बी के लिए कैलकुलेशन किया, अल्फा 2 निकाला। बाद में कंपोजिट रॉड बना दी, मतलब ज्वाइन करके दो मटेरियल्स का एक सिंगल रॉड बना दिया। इसको कंपोजिट रॉड कह सकते हो।
क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि टोटल लेंथ जो है कंबाइन करने के बाद 50 सेंटीमीटर है। तो मैंने अपने दिल से थोड़ी लिखा, मैंने बोला एल ए प्लस एल बी मिला के 50 हो गया, और इसको 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो कंबाइन जो चेंज ऑफ लेंथ होती है वो 0.03 सेंटीमीटर होती है। तो ये टोटल सी रॉड जो हमने बनाई ए और बी पोर्शंस को मिला के, उसमें जो चेंजेस होंगे वो चेंज ऑफ ए प्लस चेंज ऑफ बी होगा, और ये तो हमें गिवन है टोटल चेंज कितना हो रहा है 0.03। इसका फॉर्मूला लिखा, इसका फॉर्मूला लिखा, जो कॉमन है कॉमन ले लिया, सॉर्ट आउट करते गए, यहां तक पहुंचे। इसको उठा के इनिशियल कंडीशन में सब्स्टिट्यूट किया, एल ए की वैल्यू निकाली, एल ए की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट की, एल बी की वैल्यू निकाली 40। अगर एल ए 10 आएगा तो उधर जाएगा, माइनस होगा तो 40 होगा, और क्या। यस सर। यस सर। ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन देखना, ये जरा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये ध्यान से करना है इसको। थोड़ा टफ है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा अगर सोचा जाए तो, वैसे मैं इसको टफ रहने नहीं दूंगा, इजीली बता दूंगा आपको। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या होता है? तीनों साइड इक्वल रहते हैं। तीनों साइड दो इक्वल। पर रहते हैं। दो साइड दो इक्वल side. रहते हैं। कौन पढ़ाए equal तुमको तीनों साइड इक्वल? तीनों दोनों साइड इक्वल। दो साइड सर। हाँ, तीनों Equilateral. साइड अगर इक्वल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल। इक्विलैटरल बोलते हैं, है ना। तो फिलहाल तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके दो साइड इक्वल है। तो ये दो साइड मैंने तकरीबन इक्वल बना लिए, और ये बेस उसका, ठीक है। तो जो बेस है उसकी लेंथ L1 है, और जो दूसरे दो साइड्स हैं उसकी लेंथ, जैसे कि क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा है, L2 ऐसी है। बेस वाला जो मटेरियल है उसका कोएफिशिएंट अल्फा 1 है, और बाकी के जो दोनों बचे हुए हैं उनके लिए कोएफिशिएंट अल्फा 2 अल्फा 2। अब हमने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया, वी स्टार्टेड हीटिंग इट, ठीक है। अब हीट करते हुए हमसे ये कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द बेस एंड द एपेक्स, तो देख ये बेस का मिड पॉइंट है और ये एपेक्स है, हीट करने के बाद भी ये डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, ऐसे बोला उसने। पहले तो बताओ ऐसा हो सकता है? हीट किया तो ये रॉड एक्सपांड हो जाएगी, एक्सपांड ये भी रॉड एक्सपांड होगी, और ये भी रॉड एक्सपांड होगी, ठीक है ना। तो देखो मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तुम्हारे सामने कर रहा हूं कि ये फैल गया, पहले के मुकाबले में बड़ा बनाया मैंने उसको, अपेक्स मैं वहीं लेता हूं जहां होना चाहिए। अब ध्यान से देखो तो ये भी फैल गया और ये भी फैल गया, देखो ये लेंथ बड़ी हो गई है ना, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ देखो बढ़ गई है, और ये वाली लेंथ भी देखो ग्रीन वाली, ये भी बढ़ गई है। लेकिन तुम नोटिस करो इसमें ये जो डिस्टेंस है मिड ऑफ द बेस और एपेक्स, ये पहले जितना था h तो अभी भी उतना ही है h। समझे बात को? यस सर। ऐसा हो सकता है, तो उसने बोला ऐसा हुआ, तो फिर हमको ये प्रूव करना है कि L1 and the other alpha 1 alpha 2 are related by this, okay, by this particular expression, ऐसे रिलेटेड है। कैसे करेंगे जरा सोचिए, इसमें। तो एक काम करते हैं, h निकालते हैं, इस सिचुएशन में h निकालते हैं। तो बताइए मैं क्या लिखूं h के लिए? तो पाइथागोरस के हिसाब से अगर मैं चलूं, पाइथागोरस के हिसाब से, तो आंसर आना चाहिए L2 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू h का स्क्वायर, पाइथागोरस के हिसाब से। क्योंकि ये जो साइड होगी ना, यहाँ पाइथागोरस लगाते वक्त तो मुझे खाली आधी साइड इस्तेमाल करनी पड़ेगी बेटा, ये L1/2 हो जाएगा। अरे बच्चों मैं ये हाफ ट्रायंगल में लगाऊंगा, यस सर। तो ये हाइपोटेनियस है, समझा सर। L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस L1/2 द होल स्क्वायर, यानी कि L1 स्क्वायर बाई 4। तो h अगर मैं निकालता हूं तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा मुझे, ये आया यस सर। तो हमें पता चलता है कि h इज इक्वल टू, या h का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच। चलो अब यहां निकालते हैं h, इधर निकालते हैं h, या इनफैक्ट h का स्क्वायर। तो ये जो लेंथ है ना, अब ये L1 नहीं है, ये तो इंक्रीज हो गई है, यस।
और अगर तुम थोड़ा दिमाग चलाओ, थोड़ा अपना मतलब दिमाग थोड़ा दौड़ाओ, तो आंसर देखो, L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी दी होल स्क्वायर माइनस L1/4 प्लस L1/4 अल्फा 1 डेल्टा टी दी होल स्क्वायर। समझा नहीं कुछ? समझा सर। समझा सर। डेल्टा L इज इक्वल टू L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा टी होता है, नया लेंथ ऐसे आता है। ये L0 तो पुरानी लेंथ होती है। अब सोचो अगर मुझे ये वाली लेंथ लिखनी है तो पुरानी लेंथ L0 की बजाय क्या लिखना चाहिए मुझे? L2, फिर वापस से L2, फिर ये अल्फा 2 और ये डेल्टा टी, और चूंकि मुझे यहाँ पाइथागोरस लगाना है तो इस पूरी चीज का ब्रैकेट में स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। यस सर। उसी तरीके से ये पूरी रॉड की लेंथ लेने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आधी रॉड का लेंथ ले लूंगा, ये आधा। तो पहले आधा कितना था? L/2 L1/2, करेक्ट है ना? यस L1/2, हाँ यहाँ मैंने गलती की, L1/4 नहीं लिखना चाहिए मुझे, क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? L1/2 इस फॉर्मूले के हिसाब से L0 की बजाय L1/2, L0 की बजाय वापस से L1/2 अल्फा 1 डेल्टा टी। अब इसमें से अगर मैंने L2 को कॉमन लिया, जस्ट थिंक ऑन इट, 1 plus alpha 2 L2 का स्क्वायर delta 1 t प्लस alpha 2 अल्फा delta 2 t डेल्टा टी ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस हाँ। L1 स्क्वायर बाई 4, कॉमन ले रहा हूं मैं, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी ब्रैकेट का स्क्वायर। अब बेटा तुम एक बात ध्यान लगाओ, क्वेश्चन के हिसाब से सोचो, तो हमें ये कह रहा है ना कि डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट एंड बेस ऑफ द अपेक्स चेंज नहीं होता है, तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, तो यहाँ का h और यहाँ का h जो भी कैलकुलेशन मैंने बनाए होंगे ये मैथमेटिकली इक्वल होने चाहिए। Yes, sir. If they are mathematically equal, then I must go by writing L2 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू L2 का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाय 4 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी ब्रैकेट का स्क्वायर। करेक्ट है? yes sir Yes, sir. मतलब ये पूरी इक्वेशन और ये पूरी इक्वेशन कंपेयर करनी चाहिए। अच्छा 4 क्यों बाहर आया बेटा? L1/2 स्क्वायर बाहर कॉमन कर रहा हूं मैं, तो L1/2 का स्क्वायर करके बाहर कॉमन लूंगा तो L1 स्क्वायर बाई 4 आएगा। अब इतना समझ लो। कोई डाउट पूछ रहा था ना? क्लियर हुई बात? यस सर। अब L2 एक तरफ करो, L1 एक तरफ करो, तो ये नजर आएगा L2 का स्क्वायर माइनस L2 का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ लिया हूं, L1 स्क्वायर बाई 4 माइनस L1 स्क्वायर बाई 4 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी अल्फा 1 डेल्टा टी द होल स्क्वायर। डन? yes इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? L2 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी ब्रैकेट स्क्वायर L1 स्क्वायर बाई 4 1 माइनस 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आई होप आप समझ पा रहे हैं। yes sir ओके, ब्रैकेट का स्क्वायर करते हैं। L2 का स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर करो, ये ब्रैकेट ओपन करो, 1 plus 1 2 alpha 2 delta t प्लस प्लस 2 नहीं आएगा, alpha 2 delta प्लस t नहीं आएगा, सोचो प्लस नहीं आएगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, yes minus तो माइनस 2 alpha 2 delta t डेल्टा टी माइनस alpha 2 का अल्फा स्क्वायर 2 का delta t स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर। चलो भाई ठीक है, इक्वल L1 स्क्वायर बाई 4 ब्रैकेट ओपन करो, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस alpha 1 का अल्फा स्क्वायर 1 का स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर।
हम ये बार बार कहते आए हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर या वॉल्यूम या एरियल एक्सपांशन ये बड़े छोटे नंबर्स होते हैं, तो उनका स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। यस सर। मतलब ये टर्म वो निगलेक्ट करके negligible है। 0 माना जाएगा और ये वाला टर्म Yes, भी निगलेक्ट yes. करके 0 माना जाएगा। तो बचा क्या? Yes, sir. अच्छा, ये +1 -1 भी निपट गया, ये +1 -1 भी निपट गया, तो बचा क्या? Yes. देखो तो क्या बचा? -2 अल्फा 1 डेल्टा टी। Alpha 2 delta L2 का स्क्वायर -2 into alpha delta minus 2. 2 times alpha of 2 alpha 2 minus delta 2 t alpha 2 is delta t equal to minus L1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 into हो जाएगा, माइनस तो बचेगा ही नहीं, माइनस दोनों साइड से निकल जाएगा बेटा। 2 alpha 1 delta t. yes 2 times of alpha 1 delta t। delta t। इसमें भी गुड न्यूज है, डेल्टा टी से कट गया, 2 से कट गया, Yes, yes. क्या बचा? L2 का L2 का Square स्क्वायर अल्फा 1 is equals to equal lambda to का square L1 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एंड देन अल्फा 1। अल्फा 2 सर। ठीक है, इधर साइड अल्फा 2, यस, लिखने में मिस्टेक किया मैंने। अब पूरे का स्क्वायर रूट कर लो, L2 रूट में अल्फा 2 इज इक्वल टू L1 बाई 2 2 हाँ रूट में अल्फा 1, अल्फा 1 Yes. L1 बाई L2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट में अल्फा 2 डिवाइडेड बाय अल्फा 1। यही पूछा था, वही Yes, मिला। sir. Hmm. समझ रहे हो? Yes, sir. yes sir थोड़ा टफ क्वेश्चन था, टफ इन द सेंस कंसेप्चुअली टफ नहीं था, थोड़ा मैथमेटिकल जो इवैल्यूएशन है वो ज्यादा करना पड़ा। कंसेप्ट तो सिर्फ इतना ही था, हमें ये समझना था कि ये हाइट चेंज नहीं हो रही है, ये अपेक्स जैसा है वैसा बेस और अपेक्स का गैप जैसा है वैसा फैल रहा है, ये साइज ऐसे फैलता जा रहा है, नो डाउट, ये एरिया भी बढ़ रहा है, सॉरी ये दोनों साइड भी फैल रहा है, ये नीचे भी फैल रहा है, ट्राइंगल की हाइट मेंटेन रहती है। आया समझ में? नोट्स Yes, sir. डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेंगे, डिस्क्रिप्शन वीडियो डिस्क्रिप्शन में नोट्स मौजूद रहेंगे, पूरा नहीं भी लिख पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, फिर जाके नोट्स चेक कर लेना। ओके, ओके Yes, sir. यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। रिंग है, उसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, तो ये जो 20 सेंटीमीटर रेडियस है जो कि 40 डिग्री सेल्सियस पर है, मैं इसे L1 नहीं, टर्मिनोलॉजी के हिसाब से R1 और T1 मान लेता। इसको हमने हीट किया, ये चला गया T2 टेम्परेचर पर, Yes. अल्फा हमें गिवन है और हमें पता करना है कि R2 है। R2. तो लाइक ये ऐसी रिंग है, ठीक है, इमेजिन करते हैं ये इसका रेडियस है R1, तो भले शेप वहां सर्किल में आए लेकिन हम रेडियस को एक लीनियर एक्सपांशन की तरह ही ट्रीट करेंगे। समझ रहे हो बात? yes yes रेडियस को हम लीनियर एक्सपांशन की तरह ही ट्रीट करते हैं। नॉट ओनली रेडियस, कोई भी दो पॉइंट किसी ऑब्जेक्ट पर आते हैं, अगर वो पूरी बॉडी एक्सपांड करती है तो उन दोनों पॉइंट के बीच के लेंथ को या उनके गैप को हम लीनियर एक्सपांशन की तरह ट्रीट करते हैं। करेक्ट है? तो फिलहाल के लिए हमें ऐसे लिखना चाहिए, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर यस सर। है ना? अब इसे कैलकुलेट करने का एक और सिंपल सा आसान सा तरीका ये भी हो सकता है कि तुम डायरेक्टली चेंज ऑफ रेडियस निकाल लो। चेंज ऑफ रेडियस R1 अल्फा डेल्टा टी, ये ज्यादा आसान होता है। प्लस प्लस करते बैठना फिर बाद में उसको और कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो डायरेक्टली चेंज ऑफ रेडियस निकालते हैं, डेल्टा आर इज इक्वल टू पुराना वाला रेडियस कितना है भाई 20, 20. अल्फा 10 टू द पावर -5, टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ 60, सो चेंज ऑफ रेडियस कितना हुआ 12 into 10 to the power -3। करेक्ट है ना? Yes, sir. सेंटीमीटर, यानी कि आप लिख सकते हो 0.012 सेंटीमीटर। अब जाहिर बात है ये इंक्रीज ही हुआ होगा, है ना? Yes. एक्सपांशन होता है ना थर्मली, तो R2 इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R, ये आसान हो गया कैलकुलेशन। R1 कितना था 20 प्लस डेल्टा R 0.012, एडिशन कर दें 20.012 सेंटीमीटर, ये डायरेक्ट हो गया।
क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, आइए। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखने से पहले ना मैं एक कंडीशन आप लोगों के सामने रखता हूं। मान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया कि कंपोजिट रॉड बना ली, L1 अल्फा 1 और छोटी बड़ी कर देते हैं जानबूझ के L2 अल्फा 2। अब आपसे ये पूछा जाता है कि अगर ऐसी कंपोजिट रॉड आपके सामने है तो अल्फा फॉर कॉम्बिनेशन क्या है? ठीक है, कॉम्बिनेशन का अल्फा क्या है? तो सोचो बेटा, अगर ये वाली रॉड एक्सपांड हो जाती है तो इसके लिए एक्सपांशन अल्फा 1 होगा, सॉरी डेल्टा L1 होगा। और ये वाली रॉड अगर एक्सपांड होती है तो इसके लिए क्या होगा? अब मुझे एक बात बताओ कि टोटल एक्सपांशन अगर मैं लिखना चाहता हूं, टोटल एक्सपांशन, दोनों का टोटल एक्सपांशन शुड बी इक्वल टू डेल्टा Delta L1 L1 प्लस plus डेल्टा delta L2। ठीक है ना? अब Yes, मेरी sir. बात बहुत ध्यान से सुनना। टोटल एक्सपांशन मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, अल्फा ऑफ कॉम्बिनेशन और चेंज ऑफ टेम्परेचर। करेक्ट है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये जो एक्सपांशन का फॉर्मूला होता है हमारा, इंक्रीज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है, ये होता है ओरिजिनल लेंथ अल्फा और चेंज ऑफ टेम्परेचर, यही तो होता है ना? यस सर। अब पूरे कॉम्बिनेशन के लिए ओरिजिनल लेंथ तो लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएगी। Yes. अब मुझे बताओ मैं डेल्टा L1 क्या लिख सकता हूँ? L1 alpha. L1 सही है। plus डेल्टा टी, L2 क्या लिख सकता L2 हूँ? alpha 2 Alpha 2 delta delta T. T. बिल्कुल सही। अब चूंकि डेल्टा टी दोनों साइड में वही नंबर है, चेंज ऑफ टेम्परेचर तो एक ही हुआ होगा कॉम्बिनेशन पर, Yes. है ना? Yes. क्योंकि पूरी रॉड को एक साथ ही हीट करोगे या एक साथ ही कूल करोगे, वॉट एवर यू वांट टू से। सो इन दिस सिचुएशन हमें रिजल्ट ये मिलता है कि लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन अल्फा ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू L1 अल्फा 1 प्लस L2 L2 अल्फा 2। alpha 2. तो मुझे बताओ लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब क्या? L1 plus L2. L1 यस, delta. शाबाश शाबाश। L1 प्लस L2, क्योंकि दोनों मिला के जो लेंथ है वही तो लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन कहलाएगी, यस सर। है ना? एंड ऑन द अदर साइड वी गेट, therefore alpha for combination now will become equal to L1 alpha 1 plus L2 alpha 2 divided by, L1 plus L1 plus L2. Plus that's L2. it, हो गया। आया समझ में? Yes, हो sir. सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको किसी नीट या जेई के एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि भाई दो रॉड्स हमने कंबाइन कर दी, एक रॉड की लेंथ इतनी इतनी है, दूसरे रॉड की लेंथ उतनी उतनी है, एक का अल्फा इतना इतना है, दूसरे का अल्फा उतना उतना है, तो सो एंड सो बताइए कॉम्बिनेशन का अल्फा क्या होगा? सो वी मे गेट इट लाइक दिस। दो, आप दो क्या तीन भी कंबाइन कर लो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, कितने भी रॉड कंबाइन कर लो, क्या फर्क पड़ता है? आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। Sir. आइए चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लिक्विड जो 0 डिग्री सेल्सियस पर एक ग्लास के बीकर में 600 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम में पूरा पूरा कंप्लीटली फिल करके पोर किया गया है। तो लेट मी कंसिडर दिस एज द ग्लास बीकर। ये ग्लास का बीकर हो गया, ठीक है, और इसको कंप्लीटली फिल किया है, तो ये पूरा लिक्विड इसके अंदर भर दिया, ठीक। तो इनिशियल जो वॉल्यूम है वो बीकर की कितनी है, बोल सकते हो? 600। वेरी गुड, बीकर की वॉल्यूम भी 600 है सेंटीमीटर क्यूब, और अंदर के लिक्विड की वॉल्यूम कितनी है? 600 meter. भी 600 है, पूरा फिल किया। अब हमने क्या किया, इसको 0 से 90 डिग्री तक हीट किया, मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना हुआ? 90 degree. 90 डिग्री सेल्सियस चेंज किया। तो ये कह रहा है कितना लिक्विड ओवरफ्लो करेगा। लिक्विड ओवरफ्लो करेगा क्या नहीं करेगा? नहीं करेगा। Yes, sir.
करेगा या नहीं करेगा, इसका आंसर इस बात पे डिपेंड करता है कि गैमा वॉल्यूम एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन लिक्विड का कितना है और ग्लास का कितना है। अब ग्लास का कोएफिशिएंट 2.75 है और लिक्विड का 1.75 इंटू 10⁻⁴। देखो इधर जरा ध्यान से देखो कितना है, 10⁻⁴ है ये। -4 है। हाँ, अगर मैंने इसको -5 के हिसाब से कन्वर्ट किया तो ये पता है कितना हो जाएगा, 0.175। -5 के हिसाब से क्या कर रहे हो यार, 17.5 होगा वो, इंटू 10⁻⁻5 और डिग्री सेल्सियस। डेसिमल उधर शिफ्ट कर रहा हूँ ना, राइट Yes, साइड में yes. डेसिमल शिफ्ट कर रहा हूँ। तो किसका गैमा बड़ा है, ग्लास का गैमा बड़ा है या लिक्विड का गैमा बड़ा है? ग्लास का, ग्लास का बड़ा लग रहा है तुमको? लिक्विड का, लिक्विड का बड़ा है। अब जिसका गैमा ज्यादा होगा उसका एक्सपांशन ज्यादा होगा। Yes, sir. सिंपल, जिसका गैमा ज्यादा उसका एक्सपांशन ज्यादा, बिल्कुल लॉजिकल बात है। क्योंकि गैमा कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन हमें यही बताता है कि कोई चीज कितनी पर्टिकुलर रेशियो में, कितनी पर्टिकुलर फैक्टर से, कितने टेम्परेचर चेंज पर कितना एक्सपांशन कर सकती है। तो सिंपल बात दिमाग में बिठाइए, जिसके लिए गैमा वैल्यू, अल्फा वैल्यू, बीटा वैल्यू ज्यादा होगी उसका एक्सपांशन ज्यादा होगा। तो आपने दोनों को हीट किया, बीकर और अंदर के लिक्विड दोनों को हीट किया, लेकिन हीट करने के रिजल्ट पे लिक्विड ज्यादा एक्सपांड करेगा कंपैरेटिव टू ग्लास, है ना? Yes, sir. अब अगर लिक्विड ज्यादा एक्सपांड करेगा तो ज्यादा जगह चाहिए, बीकर में तो ज्यादा जगह है नहीं, तो बाहर आता, तो बाहर गिरेगा, Overflow. ओवर करेगा। आप ऐसे कर लो कि ओवरफ्लो करेगा। लेकिन अगर उल्टा सोचो, रिवर्स सोचो, अगर ग्लास का गैमा ज्यादा बड़ा होता तो ओवरफ्लो नहीं करता। ओवरफ्लो नहीं करता, वो तो सही बात है, लेकिन होता क्या? तो अगर ग्लास का गैमा ज्यादा बड़ा होता, ग्लास का गैमा ज्यादा होता तो बीकर ज्यादा एक्सपांड करता, बीकर Yes. ज्यादा एक्सपांड करता और लिक्विड कम एक्सपांड करता। यस, तो बीकर ज्यादा फैल जाएगा, इसकी वजह से लिक्विड का लेवल ड्रॉप होगा, कम होता, हाँ, लेवल ही ड्रॉप होगा लिक्विड का, पूरा ऊपर तक नहीं आएगा बल्कि थोड़ा नीचे चला जाएगा वो। Yes, sir. समझे नहीं समझे? अच्छा, एक तीसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, अगर ये दोनों एग्जैक्टली सेम हुए तो उतना ही होता, Overflow भी ना नहीं तो होगा, ओवरफ्लो करेगा और ना ही लेवल ड्रॉप करेगा। stop करेगा। लेवल में ड्रॉप भी नहीं होगा, रेज भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अगर दोनों सेम हुए तो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि कितना लिक्विड ओवरफ्लो करेगा। अगर मैं ये निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि लिक्विड की वॉल्यूम में कितना चेंज आया, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो आंसर सिंपल है, वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V, Yes. अल्फा फॉर लिक्विड, चेंज ऑफ टेम्परेचर। और ग्लास की वॉल्यूम में कितना चेंज आया, तो V अल्फा फॉर ग्लास, चेंज ऑफ टेम्परेचर। सही जा रहा है ये, Yes, sir. यस सर। है ना? ओवरफ्लो कैसे निकालूं मैं, समझने की कोशिश करो, सोच के बताओ, ओवरफ्लो कैसे निकालूं? सोचो अगर ये दोनों सेम हुए तो क्या होगा? Delta volume of L is equals to delta volume of G. अगर ये दोनों सेम हुए, लिक्विड में एक्सपांशन और ग्लास में एक्सपांशन सेम हुआ तो ओवरफ्लो होगा क्या? नहीं. नहीं होगा। तो ओवरफ्लो कितना होगा, जैसे समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, लिक्विड 5 यूनिट एक्सपांड हुआ, 5 यूनिट एग्जांपल, और ग्लास 2 यूनिट एक्सपांड हुआ, तो कितना ओवरफ्लो होगा? 3 सही बोल रहे हो, बोलो। 3 यूनिट्स। समझो लिक्विड 5 यूनिट एक्सपांड हुआ, 5 यूनिट, और ग्लास 4 यूनिट एक्सपांड हुआ, 1. तो जो डिफरेंस है उतना ही ओवरफ्लो होगा। Yes, sir. यस यस सर। सर, तो ओवरफ्लो निकालना मतलब क्या निकालना, लिक्विड में एक्सपांशन माइनस ग्लास के बीकर का एक्सपांशन। Yes, sir.
अब फिलहाल इस प्रॉब्लम में, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एक चीज हमको आसान करके दिया है कि ये पूरा एंड तक कंप्लीटली फिल करके भरा हुआ है। तो इनिशियल वॉल्यूम फॉर ग्लास एंड इनिशियल वॉल्यूम फॉर लिक्विड ये दोनों सेम है, इक्वल है। हाँ, तो मैंने V कॉमन ले लिया। लिक्विड का अल्फा माइनस ग्लास का अल्फा इंटू डेल्टा टी, खेल खत्म। Yes. आया समझ में? तो ये ओवरफ्लो मिल गया। Yes, sir. अब कैलकुलेशन आगे करते हैं। तो ये हो गया बेटा 600, कितना आया था ये 17.5। फिर किसी ने मैसेज किया, अच्छा होगा तुम अगर डायरेक्ट माइक ऑन करके बोलो अल्फा की प्लेस में गामा। हाँ सॉरी 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 सॉरी, अल्फा की प्लेस में गामा आना चाहिए। यस, मैसेज मत करो यार, सीधे सीधे बोल दो। यहाँ गलती हुई मुझसे लिखने में, यहाँ भी मिस्टेक हुई, तुमने नोटिस नहीं करे? क्या आना चाहिए यहाँ पे? गैमा। गैमा आना चाहिए। तो ये गैमा और ये गैमा। हाँ, अब लिक्विड का गैमा कितना? 17.5 इंटू 10 टू द पावर -5 माइनस ये वाला गैमा कितना? 2.75 इंटू 10 टू द पावर -5, और चेंज ऑफ टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है, दैट इज 90। ठीक। यस सर। अब 600 ब्रैकेट 17.5 माइनस 2.75 इंटू 10 टू द पावर -5 भी मैंने कॉमन ले लिया, और ये 90। Yes. ठीक है, ये डिफरेंस बताओ कितना होता है? 1. 600 इंटू 1 होगा क्या डिफरेंस? ये 14.75। 14.75। 8. 14.75, केयरफुली करो। यस सर। 2.75 है वो, 17.5 ठीक से माइनस करो। 14.75। यस 14.25. 25, हाँ 14.25 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 90। चलो पूरा मल्टीप्लीकेशन करो, आंसर बताओ। आपको समझ आ गया ओवरफ्लो कितना होगा? तो आप ये कहोगे कि इतना लिक्विड यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हीट करने की वजह से बाहर चला गया, गिर गया। बताओ कितना आंसर आता है? $76.95 इंटू पूरा मल्टीप्लीकेशन 10 टू द पावर -5, ये सब 5 के साथ करें सर। सब पूरा करें। यस सर। 1 0 2 0 3 0 10 टू द पावर -2 बचा, बाकी सब मल्टीप्लीकेशन करो। 9 इंटू 6 इंटू 14.25 कितना हुआ? यस 769.5। 7.96 सेंटीमीटर क्यूब। 769। पावर का क्या करोगे? -2 बचा था ना पावर उधर। Yes. 96969। 69, अच्छा चलो ठीक है। 0.07969. देख लो यार, छोटे से कैलकुलेशन में परेशान मत करो। 10⁻². पूरा नंबर सॉर्ट आउट करके एक वैल्यू बता दो यार, खत्म करो ना बात। कितना आ रहा है? यस मैसेजेस 769.5 इंटू 10 टू द पावर -3। -3 भी मुझे डाउटफुल लग रहा है, -2 रहेगा नहीं, शायद। -3 नहीं आता। 7.695। चलो 7.695 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करो, गलत भी रहेगा तो चेक करके सही कर लो उसको। चलो ठीक। सो दिस मच वॉल्यूम we may expect is supposed to be overflowing due to heating. Okay.
चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है, यहाँ रुक जाते हैं।